देखो इसके पहले हमारे कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हो चुके हैं। इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, जीरो वेक्टर्स और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर या यूनिट वेक्टर्स। तो इतने टाइप के वेक्टर्स हम लोग ले चुके हैं। इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, जीरो वेक्टर और यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब आगे ले रहे हैं। अब लेंगे एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स यानी विच आर अलोंग द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर मोशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल बता रहे थे, इसलिए बोला था सर्कुलर मोशन एक बार आप लोगों ने देख लिया। सपोज यहां हम लोग ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन, राइट हैंड रूल बताया था उसमें, इफ कर्व फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ थीटा and omega. These vectors are along theta angular displacement था, और ओमेगा था angular velocity. Both are vector quantities और उनकी डायरेक्शन हम लोग देते हैं राइट हैंड रूल से। ठीक है, तो these are axial vectors which are along the axis of the circular motion। इसलिए बोला था सर्कुलर मोशन एक बार देख लेना। ये हमारा हुआ है थीटा की डायरेक्शन कैसे निकालना और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से। कर्व फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन, देन थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ थीटा एंड ओमेगा। अल्फा की डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड रूल से नहीं देते, ये बताया था। अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही तो थीटा, ओमेगा एंड अल्फा आर इन सेम डायरेक्शन, और अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होंगी तो अल्फा नेगेटिव, हम अपोजिट डायरेक्शन में निकालेंगे इधर उसको ऐसे। तो ये सब अब बताएंगे नहीं, ये सब हो चुका है पहले सर्कुलर मोशन में, तो आप लोगों ने देख लिया। तो अल्फा इज एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ये भी अलोंग द एक्सिस ही है, बट इसको हम राइट हैंड रूल से नहीं देते। याद रखो, अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही तो थीटा, ओमेगा एंड अल्फा आर इन सेम डायरेक्शन, ये बताया था। और अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी मतलब अल्फा नेगेटिव लेना पड़ेगा एक्सीलरेशन, थीटा, ओमेगा एंड अल्फा आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो सेकेंड वाली केस में अगर बनाना है तो हमको इधर बनाएंगे अल्फा ऐसे, पर वो रहेगा अलोंग द एक्सिस। तो अल्फा की डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड रूल से नहीं देते, हम लोग ये देखते हैं कि ओमेगा इंक्रीज हो रहा या डिक्रीज हो रहा। इंक्रीज हो रहा तो अल्फा है पॉजिटिव, सेम डायरेक्शन। अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही मतलब अल्फा लेंगे हम लोग नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन। तो ये सब सर्कुलर मोशन में एक्सप्लेन हो चुका है, तो आप लोगों ने इसलिए बोला था एक बार सर्कुलर मोशन देख लेना। तो ये जो तीनों वेक्टर है दे आर अलोंग द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर मोशन, यानी जो बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है उसके एक्सिस के अलोंग है। ये सर्कुलर मोशन का एक्सिस है पासिंग थ्रू द सेंटर, तो उस एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर रहेंगे दे आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर्स। दे आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर्स। देख लो एक बार, फिर आगे चलो। The vectors along the axis of the circular motion are called axial vectors। इन दोनों की डायरेक्शन थीटा और ओमेगा की हम लोग देते हैं राइट हैंड रूल से। हाँ, ये दोनों, और अल्फा की डायरेक्शन ये वाली कंडीशन से देंगे हम लोग। अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा तो ये तीनों सेम डायरेक्शन में, अगर ओमेगा डिक्रीज हो रहा तो ये दोनों और अल्फा अपोजिट डायरेक्शन, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, अल्फा अपोजिट। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन याद रखो। These are axial vectors which are along the axis of the circular motion। The vectors which are along the axis of the circular motion are called axial vectors। देखो इसको मिटाते हैं, नोट डाउन करते जाओ बेटा सब चीजें। और इसलिए बोला था सर्कुलर मोशन एक बार आप लोगों ने पढ़ लेना है, क्योंकि सर्कुलर मोशन आगे भी काम आएगा हमारे। तो आप लोग अगर पढ़ लेंगे उसको एक बार तो बहुत ही अच्छा है।
पहले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बोला है कि एक बार मैथमेटिकल मेथड्स वापस से देख लो, सर्कुलर मोशन भी देख लो। अभी हमारे पास टाइम है, अभी हम फिर से घर पे है, सभी क्लासेस कॉलेज सब बंद है, सिर्फ ट्यूशन भी हो रही होंगी, तो दिन में 3 घंटे आप लोग समझो बैच कर रहे होंगे, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होगा तो बायो कर रहे होंगे। यही क्लासेस शुरू है 4 घंटे 24 घंटे में से दिन भर आप घर में हैं, तो उसका फायदा उठाओ। पुराने जो चैप्टर्स हो चुके 11th के या 12th के हमने लिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो चुका है, सेमीकंडक्टर हो चुका है, तो वो चैप्टर आप लोग रिवाइज कर लो। सेमीकंडक्टर के नोट्स मैंने भेजा ही है आप लोगों को। तो ये बेटा है एक्सियल वेक्टर। So what are axial vectors? The vectors which are along the axis of the circular motion are called axial vectors. और तीनों बता दिए, थीटा, ओमेगा एंड अल्फा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ये हो चुके हैं ये मेथड। एक और उसमें ऐड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कोलिनियर, एक ही इसमें लिखा, मैं लिखा कोलिनियर वेक्टर्स। Now what are collinear vectors? Definition में ऐसे लिखना उसमें, these are the vectors that act on the same line, which act on the same line, same line पे act होंगे। तो ये है हमारा पहला वेक्टर और ये है हमारा दूसरा वेक्टर। तो ये है वेक्टर A और उसी पे दूसरा वेक्टर है B, ये ऐसे। तो आप वेक्टर को पैरेलल कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो ये वेक्टर वहीं रखेंगे, B को आप लोग नीचे ड्रॉ कर सकते हैं ऐसा, दिस इज वेक्टर A and this is vector B. They are acting on the same line, ये same line। तो अलग अलग करके बता दिया कि कैसा है, देखो एक की लेंथ ज्यादा है, एक की लेंथ कम, इक्वल भी हो सकते, प्रॉब्लम नहीं है, ओवरलैपिंग। तो कोलिनियर वेक्टर्स, they are acting on the same line, these vectors are called collinear vector। कोलिनियर वेक्टर फर्स्ट केस में एंगल अभी इन दोनों के बीच में कितना है, 0 डिग्री, देखो। या फिर ऐसे भी हो सकता, दिस इज वेक्टर ए, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट, वहीं से स्टार्टिंग पॉइंट दूसरे वेक्टर का, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, यहां से शुरू होते दोनों। नाउ स्टिल दे आर एक्टिंग ऑन द सेम लाइन, बट यहां पे एंगल है 180 डिग्री, सो थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, या थीटा इज इक्वल्स टू 0 रहा तो याद रखना। कोलिनियर वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर, दो या दो से ज्यादा, तीन भी हो सकते हैं, तीन रहे तो एक और बना लेंगे यहाँ पे वेक्टर सी, ठीक है ऐसे, या यहाँ पे भी ऐसे बना सकते हैं, दिस इज वेक्टर सी, ए और सी एक डायरेक्शन में, बी उनके अपोजिट डायरेक्शन में। तो टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे एक्ट ऑन द सेम लाइन, या तो अपोजिट में होंगे या सेम डायरेक्शन में, बट दे आर एक्टिंग ऑन द सेम लाइन। देखो, और ऐसे भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है जैसे मैंने बनाया वैसे, ऐसे भी बना सकते हैं, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, बट दे आर एक्टिंग ऑन द सेम लाइन, ठीक है। दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। तो याद रखो, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर्स इफ दे एक्ट ऑन द सेम लाइन, इफ दे एक्ट ऑन द सेम लाइन, या तो ऐसे या तो ऐसे, थीटा या तो 0 होगा, थीटा या तो 180 डिग्री होगा। रेडियन में लिखेंगे तो इसको पाई रेडियन लिख सकते चाहे तो आप लोग, देख लो एक बार, ठीक है। तो डेफिनेशन याद रखना, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर, दो या दो से ज्यादा, दो तो लगेंगे ना, या दो से ज्यादा, 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे एक्ट ऑन द सेम लाइन, ऐसे या ऐसे, यानी थीटा या तो 0 डिग्री होगा एंगल दोनों के बीच में का, या 180 डिग्री। नोट में पॉइंट डालना, मिनिमम 2 कोलिनियर वेक्टर्स लगेंगे, टू गेट रिजल्टेंट 0। किसी ने पूछा मिनिमम कितने कोलिनियर वेक्टर लगेंगे तो रिजल्टेंट 0 हो सकता, तो यहाँ एग्जांपल इस पर से ही लेंगे। हमने देखा है पहले, अगर एक वेक्टर 10 न्यूटन है, दूसरा भी वेक्टर 10 न्यूटन है, तो इस बॉक्स पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, 0।
वेक्टर रूल हमारे हो चुके हैं, इसलिए हम ये एग्जांपल डायरेक्ट ले सकते हैं और ये पता भी है कि टग ऑफ वॉर जैसा है, 10 न्यूटन इधर 10 न्यूटन इधर, रिजल्टेंट 0। तो मिनिमम दो वेक्टर्स लगेंगे कोलिनियर जिनका रिजल्टेंट क्या हो सकता 0। ठीक है, देखिए मिनिमम 2 वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड such that the resultant can be 0। अगर सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में, ये वाली केस में नहीं है, ये वाली केस में, तो उन्होंने पूछा भाई मिनिमम कितने कोलिनियर वेक्टर्स रहे तो रिजल्टेंट 0 हो सकता, तो मिनिमम कितने लगेंगे, 2 वेक्टर्स such that their resultant can be 0। अगर कोलिनियर नहीं है दो वेक्टर्स, ऐसे हैं, ये कोलिनियर वेक्टर्स नहीं है, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, उनके बीच में एंगल है जो एंगल 0 भी नहीं है और जो एंगल 180 भी नहीं है, तो याद रखो रिजल्टेंट ऑफ टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, नॉन कोलिनियर है ये दो नॉन कोलिनियर है, their resultant is never 0, their resultant is never 0। हाँ, दो वेक्टर्स लगेंगे मिनिमम कोलिनियर जिनका रिजल्टेंट 0 हो सकता मगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है। देखो ये 10 10 0 ये कोलिनियर वेक्टर्स है, बट अगर ये भी 10 है और ये 10 है बट दे आर नॉन कोलिनियर, तो याद रखना टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स विल नेवर हैव रिजल्टेंट 0। इन दोनों का रिजल्टेंट कभी 0 नहीं आएगा। ऐसे ही पॉइंट्स घुमा के पूछेंगे कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में। ये तो चैप्टर ठीक है, एक आधा क्वेश्चन आया तो बड़ी मुश्किल से आएगा, पर याद रखो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम कोई क्वांटिटी डिफाइन करेंगे हम उसको या तो स्केलर बोलेंगे या वेक्टर बोलेंगे। जब हम उसको वेक्टर बोलेंगे तो हमारे को सारे इसमें वेक्टर रूल्स ही लगाने पड़ेंगे, इसीलिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए कि भले इसका एक आधा क्वेश्चन आता होगा या नहीं भी आएगा, पर ये हर चैप्टर में रिलेटेड है। यानी जितने भी चैप्टर अपने फिजिक्स में हर एक में ये चैप्टर घुसा हुआ आएंगे फिक्स। ठीक है, तो ये याद रखो। तो ये 2 पॉइंट नोट में डाल देना। क्या लिखेंगे, मिनिमम 2 कोलिनियर वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड हुज रिजल्टेंट कैन बी 0। तो कब रहेगा 0, दोनों वेक्टर इक्वल है और एंगल 180 डिग्री है, तो नेट रिजल्टेंट कितना रहेगा 0। बट फॉर 2 नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, जो नॉन कोलिनियर है मतलब कोलिनियर नहीं है, दे आर नॉट एक्टिंग ऑन द सेम लाइन, देयर रिजल्टेंट इज नेवर 0। नेवर 0, कुछ भी रहेगा पर 0 नहीं रहेगा। ये देखिए इसको मिटा दे फिर आगे। देखो नेक्स्ट ये याद रखना, ये सब कैसे टेक्स्ट बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा याद रखना। अब हम लेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर हमारे को पता है, सपोज ये 2 वेक्टर्स ये है मेरे पास, ये 2 वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर ही रहेंगे, इसीलिए हम कोप्लेनर वेक्टर की डेफिनेशन में डालते समय लिखेंगे 3 और मोर वेक्टर्स। 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में। ठीक है, जैसे ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, डेफिनेटली 2 वेक्टर्स जो मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किए हैं वो बोर्ड के प्लेन में ही है। ये ऐसे है अभी फिलहाल 2 वेक्टर्स। ठीक है, ये अगर मैं चाहूं तो एक वेक्टर ऐसे रखूं, एक वेक्टर ऐसे रखूं, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ गए। एक ऐसे रखूं, थोड़ा सा एक टेढ़ा रखूं, यानी एक यहां है एक यहां है, और इसको हम यहां ले रहे हैं तो भी ये स्लांटिंग प्लेन में है। तो 2 वेक्टर्स, जैसे आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा 2 लाइंस आर ऑलवेज कोप्लेनर, वैसा ही है 2 वेक्टर्स तो हमेशा कोप्लेनर रहेंगे। इसीलिए हम कोप्लेनर वेक्टर की डेफिनेशन लिखते समय लिखेंगे, जस्ट अ मिनट। अब देखो आगे, कोप्लेनर वेक्टर्स, फिर से बता रहा कि 2 वेक्टर्स तो हमेशा कोप्लेनर ही रहेंगे, चाहे ये देखो ये 2 वेक्टर्स है, चाहे वो ऐसे हो तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ऐसे हो तो ऐसे स्लैंटिंग प्लेन में है, ऐसे है तो वर्टिकल प्लेन में है, ऐसे है तो ये वाले स्लैंटिंग प्लेन में है। तो 2 वेक्टर्स जैसे हमने पढ़ा है ज्योमेट्री में, 2 लाइंस आर ऑलवेज कोप्लेनर, चाहे वो ऐसे रहो या ऐसे रहो आगे पीछे, या आगे पीछे कैसे भी रहो, या ऐसे रहो या ऐसे रहो या ऐसे रहो या ऐसे रहो, कैसे भी रहो, वो 2 लाइंस हमेशा वो एक प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। तो वो प्लेन, एक मिनट, तो देखो अभी ये प्लेन हॉरिजॉन्टल है तो ये एक वेक्टर पेन रखा है इसके ऊपर, ये दूसरा पेन रख दिया,
ऐसे भी हो सकता प्लेन, वो ऐसे भी हो सकता देखो, और वो ऐसे भी हो सकता, ऐसे भी हो सकता। तो दो प्लेन उसी, दो वेक्टर, ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, देखो दिख रहा है व्हाइट, ये और ये एक। तो अगर वो दोनों वेक्टर ऐसे हॉरिजॉन्टल, तो वो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये बुक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अगर हम लोग उसको ऐसा करें तो वो स्लैंटिंग प्लेन में हो गए, ऐसा करें तो वर्टिकल प्लेन में हो गए। तो दो वेक्टर्स तो हमेशा कोप्लेनर रहेंगे ही रहेंगे, ये तो फिक्स ही है। इसीलिए हम लिखते समय लिखेंगे 3 और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर। ये ए, ये बी, ये तो डेफिनेटली कोप्लेनर है। पर तीसरा वेक्टर भी अगर काउंट करेंगे, अगर तीनों एक ही प्लेन में है, तो these three vectors are known as coplanar vectors। फिर से बोल रहा, नोट में ये पॉइंट याद रखना, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। वो कैसे भी रहे, तो दो वेक्टर्स हमेशा एक ही प्लेन में रहेंगे। फिर से बता रहा, तो वो प्लेन ऐसा हो सकता, वो प्लेन ऐसा हो सकता, वो प्लेन ऐसा हो सकता, या वो प्लेन वर्टिकल भी हो सकता। तो ये वर्टिकल प्लेन में है अभी दोनों वेक्टर्स, बोर्ड प्लेन है अपना। तो ये एक वेक्टर हटा दो, तो ये हमेशा कोप्लेनर ही रहेंगे। बट तीसरा वेक्टर, ये दो इधर है, ये तीसरा है, तो ये तीनों कोप्लेनर नहीं है। पर वो तीसरा वेक्टर अगर मैं यहां ड्रॉ करूं, तो अब तीनों ये कोप्लेनर है। तो टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, ये लाइन लिखना। फिर लिखना, थ्री और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर इफ दे लाई इन द सेम प्लेन। इफ दे आर इन द सेम प्लेन, द वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर वेक्टर्स। नोट डाउन कर लो ये डेफिनेशन एक बार। कोप्लेनर वेक्टर्स याद रखो। ठीक है, आगे चलो। तो याद रखना, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, उनके पीछे कोई कुछ नहीं है, दो वेक्टर्स दिए हैं तो ऑलवेज कोप्लेनर। अब मैं तीसरा वेक्टर अगर यहां ले लूं, तो ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर नहीं है, तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर नहीं है। ठीक है, अगर वही वेक्टर मैं यहां ले लूं, तो अब तीनों वेक्टर कोप्लेनर, बिकॉज दे आर इन द सेम प्लेन। तो two vectors are always coplanar, but three or more vectors are said to be coplanar if they lie in the same plane। प्लेन का मतलब होता है ये बोर्ड हमारा, ये प्लेन है, एक प्लेन है, टू डायमेंशन x एंड y। ठीक है, नोट में एक और पॉइंट याद रखो, मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स whose resultant can be zero, जैसे हमने कोलिनियर में बताया था, वैसे कोप्लेनर में R3 तीन लगेंगे। अब मैं जो एग्जांपल समझा रहा हूं वो एक बार ध्यान से रखना। ये समझो एक वेक्टर, ये है समझो दूसरा वेक्टर, ये है समझो तीसरा वेक्टर, ये है फोर्स समझो 10 न्यूटन, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ये है फोर्स 10 न्यूटन और ये है फोर्स 10 न्यूटन, और हर एक के बीच में एंगल है 120 डिग्री। और ये एग्जांपल जो एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, वो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा, वो वहां तो डायग्राम बना लिया, अब यहां लिखेंगे। फिर भी ये पॉइंट आप लोगों ने नोट में याद रखना, मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स whose resultant can be zero is 3। मिनिमम 3, फिर 4 5 है। 4 का एग्जांपल तो सिंपल है, ये चार वेक्टर्स कोप्लेनर है। देखो ये 10, ये 10, ये 10, ये 10, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, रिजल्टेंट 0। 5 का भी रिजल्टेंट 0 हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, 7 का भी हो सकता है, पर मैंने वर्ड डाला है यहाँ पे मिनिमम। मिनिमम कितने लगेंगे वेक्टर सच दैट, कोप्लेनर वेक्टर सच दैट रिजल्टेंट इज 0, तो कितने लगेंगे 3। तो उसके लिए वो एग्जांपल बनाया है। ठीक है, तो वो देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये पॉइंट लिखना और फिर वो एग्जांपल समझ लेते। तो 3 है, इनका रिजल्टेंट 0 आता क्या वो देखते हैं फिर से। हाँ, तो ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, तीन वेक्टर ले लिए, फोर्स है, न्यूटन लिखा है मतलब फोर्स है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और तीनों एक ही पॉइंट पे एक्ट करो। 120 120 120, हर एक के बीच में 120 डिग्री एंगल है। तो पहले हम ये दो वेक्टर्स ले लेते हैं, ये पहला वेक्टर हमारा, ये हमारा दूसरा वेक्टर, और इन दोनों के बीच में एंगल है 120 डिग्री। ये 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, इसको हम बोलेंगे P, इसको हम बोलेंगे Q फिलहाल के लिए। हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमारे को पता ही है, हो चुका है, इसलिए हम डायरेक्ट कंसीडर करेंगे P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ
cos थीटा। तो तीन में से हमने दो लिए हैं, कौन से दो लिए हैं? एक ये वाला लिया है, एक ये वाला लिया है, और उसको हम हमारा वेक्टर वाला रूल लगा रहे हैं रिजल्टेंट का। ये अभी पढ़ाया नहीं है, अभी ये जो वीडियो चल रहा है उसमें नहीं पढ़ाया है, पर मैंने मैथमेटिकल मेथड्स लिया है, उसमें हमारा ये फॉर्मूला हो चुका है। ठीक है, हम ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है वो पढ़ रहे हैं। तो बेसिक फॉर्मूला हमारे को पता है, और ये ना हम डिराइव भी नहीं करने वाले अब। हाँ, तो वैल्यू डालते हैं, चलो अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर, पी की वैल्यू है 10, तो हम डायरेक्ट स्क्वायर लिख रहे हैं 100 प्लस क्यू स्क्वायर, क्यू की वैल्यू है 10, उसका स्क्वायर 100 प्लस ट्वाइस पी की वैल्यू 10, क्यू की वैल्यू 10 और cos 120, इन दोनों के बीच में एंगल है 120, तो थीटा हमारा 120 डिग्री है। और ये टेबल में मैंने समझाया था आप लोगों को, cos 120 इज, निकाल के देख लेना, -1/2। अपना जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट हुआ है उसमें मैंने समझाया था cos 120 is -1/2, cos 120 is -1/2, मैथमेटिक्स वाले पार्ट में समझाया है, देख लेना एक बार। cos 120 -1/2, तो यहाँ लिखेंगे -1/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल, अब वापस से बचा हुआ लिख लेते हैं 100 प्लस 100, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 100 और ये माइनस 100, तो ये 100 कैंसिल, दिख रहा हमारा। ठीक है, तो 100 कैंसिल, ये 100 बचा है रूट में, यानी आंसर आया 10। हाँ, तो अब चीज जो मैं बता रहा हूँ वो याद रखना। कहीं पे अगर एग्जांपल ऐसा आए कि एक फोर्स 10 है, दूसरा फोर्स 10 है और एंगल 120 है, तो डायरेक्ट आंसर लिखना कि रिजल्टेंट भी कितना रहेगा 10। तो ये एग्जांपल मैंने पूरा सॉल्व करके बता दिया, तो ये हटा देते हैं यहाँ से, देख लो समझ में आया। तो याद रखो, एक 10 है, एक 10 है, अगर उसके बीच में एंगल 120 है तो उनका रिजल्टेंट भी सेम आएगा 10। ये पूरा सॉल्व करके बता दिया। ठीक है, इसको हटा देते हैं। कैसे सॉल्व हुआ समझ में आया कि नहीं? तो अगर कहीं पे आया तो उसको लिखेंगे बाद में, ये 20 है, ये 20 है और दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री है, ऑप्शन देखना और टिक कर देना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। रिजल्टेंट कितना आएगा 20, सिंपल। अब याद रखना ये, अगर एक वेक्टर 30 है, दूसरा वेक्टर 30 है और उनके बीच में एंगल 120 है, यानी ये और ये सेम है और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 120 है, तो रिजल्टेंट भी उतना ही आएगा 30। तो अभी मैंने सॉल्व करके बताया। तो हम क्या कर रहे हैं, उनका रिजल्टेंट बना लेते हैं। ये है इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों के बीच में, और रिजल्टेंट कितना आया 10 न्यूटन। ठीक है, तो इन दोनों का ये रिजल्टेंट हो गया, तो इन दोनों को हम हटा देते हैं यहाँ से। उन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया हमने, तो उनको हटा दिए। अब देखो ध्यान से, ये दो वेक्टर्स जो मैंने हटाए उनका रिजल्टेंट ये डायरेक्शन में 10 और ये 10, दोनों ऑपोजिट में, इसीलिए नेट रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 0। इसीलिए अपन ने अभी जो नोट लिखा था वो वैसे लिखा था कि मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स हुज रिजल्टेंट इज 0 आर 3, और ये मैंने एग्जांपल सॉल्व करके बता दिया आप लोगों को। फिर से बना लेते हैं। ये एक वेक्टर था, ये दूसरा वेक्टर था, ये 10 था, ये 10 था, उनका रिजल्टेंट ये बनाया, इसलिए हमने इन दोनों को हटा दिया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट और जो तीसरा वेक्टर था दोनों ऑपोजिट में, यानी नेट रिजल्टेंट कितना हो गया 0। ठीक है, तो मिनिमम 3 कोप्लेनर वेक्टर्स लगेंगे जिनका नेट रिजल्टेंट क्या हो सकता 0। जस्ट एक एग्जांपल बता दिया। और अब वो याद रखना, कहीं पे भी अगर आए तो डायरेक्ट लिखना आंसर। एक है 50 वेक्टर, एक है 50 और उन दोनों के बीच में एंगल 120। इसी ने पूछा रिजल्टेंट कितना है, तो डायरेक्ट लिखना 50। ठीक है, ये याद है। और 3 नॉन, ये एक, ये दूसरा, ये 10 है समझो, ये 10 है, बट तीसरा वेक्टर कोप्लेनर नहीं है, वो वेक्टर हम ऐसा ले लेते हैं, ये भी 10 है समझो, तो रिजल्टेंट इज नेवर 0। रिजल्टेंट ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स इज नेवर 0।
resultant of three non coplanar vector is never जीरो। तो मिनिमम 3 कोप्लेनर वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो हो सकता, बट अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर है तो 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स अगर लेंगे तो देयर रिजल्टेंट इज नेवर जीरो। तो ये दो वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर है, एक प्लेन में नहीं है, ये दो एक प्लेन में, ये दूसरे प्लेन में आ गया, तो दीज वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर, तो इनका रिजल्टेंट कभी जीरो नहीं होगा, ये याद रखना। तो रिजल्टेंट ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर इज नेवर जीरो। तो ये देख लो कोप्लेनर वेक्टर्स हो, ठीक है नहीं? देखिए तो पॉइंट्स लिखते जाओ बेटा, तो हम समझा रहे। एक और ले लेते हैं आगे, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट टाइप ले रहे पोजीशन वेक्टर। ये हुआ है आपका नाम से ही पता चलेगा, जो वेक्टर पोजीशन बताएगा किसी पार्टिकल की इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर याद रखना हमेशा शुरू होगा ओरिजिन से। हम 2 डायमेंशन में भी बना सकते हैं, हम 3 डायमेंशन में भी बना सकते हैं, अभी 2 में बना रहे, ये x ये y, ये पार्टिकल यहां है, तो इस पार्टिकल की पोजीशन बताना है। क्या बताना है? पोजीशन। तो हम यहां ड्रॉ करेंगे ओरिजिन से एक वेक्टर ये वाली डायरेक्शन में, तो दिस वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, ये ओरिजिन पे है। तो याद रखना टेल पॉइंट हमेशा O, और जो वेक्टर होगा वो P Q जो भी होगा, तो ये OP, दिस इज पोजीशन वेक्टर, ठीक है। OP इज द पोजीशन वेक्टर, वो इस पार्टिकल P की पोजीशन बताएगा इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। The vector which indicate the position of the particle in coordinate system, position बता रहा हूँ उस particle की in the coordinate system, that vector is called position vector, that vector is called position vector, ये याद रखना। और tail point वहां पे लिखना, tail point is always at origin, tail point हमेशा origin पे ही रहेंगी उस वेक्टर की। तो अगर 3 डायमेंशन में लेना है तो यहाँ पे z एक्सिस भी बना लेते हैं, और ये हमारा ओरिजिन। तो देखो ऐसे हो सकता है वेक्टर, ये x ये y ये z, यहाँ कहीं तो भी ऐसा वेक्टर तीनों कोऑर्डिनेट्स में ऐसे, ठीक है। तो ये तो हम वो OP वेक्टर को लिखते कैसे, ये हो चुका है हमारा। 3 डायमेंशन में किसी भी वेक्टर को लिखेंगे xi प्लस yj प्लस zk, ये सिंपल। तो अगर 2 डायमेंशन में लिखे तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो हम लिखेंगे 2i प्लस 3j, z एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, अगर वो 5 पे आ रहा होगा तो हम लिखेंगे 5k, ऐसे। तो ये ऐसे लिखते हैं xi प्लस yj प्लस zk, तो पोजीशन वेक्टर को ऐसे लिखेंगे। सो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? इट इज द वेक्टर व्हिच इंडिकेट the position of the particle in the coordinate system, और tail point हमेशा कहाँ रहेगा? origin पे, याद रखना tail point is at origin उस वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर को ऐसे लिखेंगे, देख लो। तो ये x का परपेंडिकुलर, मतलब x पे परपेंडिकुलर P पॉइंट से, और डायरेक्शन i, y पे परपेंडिकुलर, डायरेक्शन j, z पे परपेंडिकुलर और डायरेक्शन k, ऐसे लिखेंगे। देख लो फिर आगे चलते हैं। सपोज पोजीशन वेक्टर ऐसे भी बता सकते हैं हम लोग, कभी अगर आया तो ये थोड़ा सा देख लेगा। एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B। अब ये ओरिजिन पे नहीं है, पर हम लोग इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, ये यहाँ से इधर, ये यहाँ से इधर, तो ये AB वेक्टर यहाँ है, पर ये A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है और B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है, ऐसे है समझो, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट का फिलहाल कोई काम नहीं। इसके कोऑर्डिनेट है समझो x1 y1 z1,
इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, तो वेक्टर ये भी आप डायरेक्ट ऐसा लिखेंगे, ध्यान देना, x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j, z2 माइनस z1 k, xi प्लस yj प्लस zk, ऐसे लिखना। देखिए नोट डाउन करो। तो ये हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर। एक और लेते हैं, पोलर वेक्टर। कौन सा वेक्टर? पोलर वेक्टर। ये वेक्टर है हमारा, ये है उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। समझा था एग्जाम्पल? इट हैज अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जैसे ये बॉक्स है, हम इसको लगा रहे हैं फोर्स, तो हम फोर्स लगाना यहां से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, यहां से, और फिर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो दिस वेक्टर इज कॉल्ड पोलर वेक्टर। एग्जांपल लिख लेते हैं, फोर्स। समझ में आ रहा? ये है उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये है उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। देखो, ठीक है, द वेक्टर which has a point of application and after that it act on the same line along the motion की डायरेक्शन में है, that vector is called polar vector। एग्जांपल फोर्स, या फिर हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा, तो हम दूसरा एग्जांपल लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये वेक्टर है पोलर वेक्टर्स which has some starting point or they have some point of application। यहाँ है point of application। Now that vector is now in the straight lines, forward जा रहा straight line में in the direction या in the line of motion। तो force है, displacement है, such vectors are called polar vectors। ये इतना important नहीं है, फिर भी याद रखो polar vectors। The vectors which have starting point or point of application and act in a straight line in the direction of motion, that vectors are called polar vectors। Example है force, displacement, etc। तो यहाँ पे है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ हमने फोर्स अप्लाई किया, अब ये डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट मोशन की डायरेक्शन में, या फोर्स भी फिलहाल मोशन की डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता, पर स्ट्रेट लाइन में, दैट सेम स्ट्रेट लाइन, दैट वेक्टर्स आर कॉल्ड पोलर वेक्टर्स। तो यहाँ ऑलमोस्ट हमारे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स खत्म हो गए। एक बार जस्ट नोट डाउन कर लो। देख, तो हमारे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हो गए, ठीक है, तो नोट डाउन करते जाना है। अब हम लेंगे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल, पैरेललोग्राम। तो पहले पैरेललोग्राम ले लेते, उसी पर से फिर ट्राइंगल का फॉर्मूला तो सेम ही है, तो ले ले दो। पहले हम लेंगे पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम याद रखना, ये इसका प्रूफ नहीं ले रहे, हम डायरेक्ट एक बार जस्ट स्टेटमेंट बोल के हम उसका डायरेक्ट इक्वेशन ले लेंगे। प्रूफ अगर फिर से पूरा आप लोगों को देखना है, और आप लोगों ने देख ही लेना है एक बार पूरा चैप्टर अच्छे से, मैथमेटिकल मेथड्स देख लो, सर्कुलर मोशन भी देख लो, वही बोल रहा, अभी आप लोगों के पास टाइम है तो आप पुराने देख सकते हैं। बोर्ड वालों के लिए जितने चैप्टर अपन ने लिए हैं वो इंपॉर्टेंट है, आगे कंटिन्यू होने ही वाले हैं, और कॉम्पिटिटिव वाले के लिए तो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप लोगों ने देखना ही है, ठीक है। तो एक बार जस्ट अभी टाइम है हमारे पास, तो उसको रिवाइज कर लो, क्योंकि समझो जैसे ही फिर आएंगे तो फिर अब कॉम्पिटिटिव भी क्लास चालू हो जाएगा, बोर्ड का भी चालू हो जाएगा सब जगह, और फिर वो 11th की भी एग्जाम की घाई हो जाएगी शायद, कॉलेज वगैरह में भी सब, तो सब एक साथ में जंबल हो जाएगा। तो अभी अपने पास टाइम है, तो जितना हुआ है उसको अच्छे से रिवाइज करके रखो, ठीक है। तो पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ले रहे हैं हम लोग। स्टेटमेंट बनाने से पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये है वेक्टर P सपोज, ये है वेक्टर Q, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये
ये है सपोज थीटा। नाउ पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। The two vectors are represented by the two adjacent side of a parallelogram. तो रिजल्टेंट वेक्टर जो रहेगा r, it will be along the diagonal. स्टेटमेंट नहीं हुआ है, स्टेटमेंट बोलेंगे। ये है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर r, ठीक है। तो थीटा अच्छे से बना लेते। ये पूरा एंगल है थीटा, देखो दिख रहा क्लियर। ये हमारा पूरा एंगल थीटा यहाँ लिखिए। देखो तो रिजल्टेंट वेक्टर r कैन बी रिटन एज इट इज द वेक्टर सम ऑफ p प्लस q। मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने उस टाइम भी बहुत बार बोला है कि अगर ये वैल्यू 7 है और ये वैल्यू 5 है तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि रिजल्टेंट 7 प्लस 5 है। हो सकता अगर सेम डायरेक्शन में रहे तो हो भी सकता, बट 7 प्लस 5 इस इक्वेशन का मतलब ये नहीं है कि इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दो। इस इक्वेशन का मतलब ये है कि इन दोनों को ऐड करो वेक्टर रूल के हिसाब से, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे लिख सकते हैं। तो रिजल्टेंट r पढ़ते समय ऐसे पढ़ना, इज द वेक्टर सम ऑफ वेक्टर p एंड वेक्टर q, यानी वेक्टर रूल के हिसाब से उन दोनों को ऐड करो, डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकते। अगर सेम डायरेक्शन में रहे तो ठीक है, p प्लस q ही आएगा, अपन ने लिया है वो भी कि अगर सेम डायरेक्शन में है p और सेम डायरेक्शन में q तो डेफिनेटली एडिशन ही होगी, मगर वो भी वेक्टर रूल के हिसाब से होंगी, ठीक है। तो अब स्टेटमेंट सुन लेते पहले, फिर डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। If two vectors of same type के वेक्टर होने चाहिए अगर एडिशन करना है तो ये फोर्स है तो ये भी फोर्स होना चाहिए, ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये भी डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ये एक्सेलरेशन है तो ये भी एक्सेलरेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर ये फोर्स है तो रिजल्टेंट भी क्या रहेगा, फोर्स। If two vectors of same type are represented by two adjacent side of a parallelogram, starting from the same point, एक ही जगह से शुरू हो रहा है, फिर से सुना। If two vectors of same type, फोर्स है तो फोर्स दोनों, ठीक है। If two vectors of same type are represented in magnitude and direction by the two adjacent side of a parallelogram, then the resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram, तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। चाहे तो आप लोग एक बार टेक्स्ट बुक में देख लो, अगर आप लोगों ने नोट्स बनाया होगा तो नोट्स में देख लो और स्टेटमेंट लिख लो, स्टेटमेंट नोट डाउन करो। ये पूरा एंगल थीटा है, पी और क्यू, तो लिख ही लेते। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड वेक्टर q। स्टेटमेंट नोट डाउन कर लिया हूं आप लोगों ने, फिर से एक बार सुन लो। If two vectors of same type are represented in magnitude and direction by the two adjacent side of a parallelogram, then the resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram starting from the same point, ठीक है। ये हो गया सेगमेंट। अब हम लिख रहे हैं इक्वेशन। पहले हम इक्वेशन लिखेंगे मैग्नीट्यूड के लिए। पहला इक्वेशन लिख रहे हैं हम लोग मैग्नीट्यूड के लिए। मैग्नीट्यूड मतलब p की वैल्यू पता है 5, इसकी वैल्यू पता है समझो 7, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा वो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहे हैं। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस ट्वाइस p क्यूब cos थीटा। दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन मैग्नीट्यूड का, ये हमारा इक्वेशन हो। और ये इक्वेशन हम लोगों ने
डिराइव किया है, ध्यान रखना। तो मैग्नीट्यूड निकल गया। सेकंड हमारे को लिखना है डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग यहाँ एक और एंगल बनाएंगे। ये एंगल, ये हमारे को आर की डायरेक्शन बता देगा। देखो पी और क्यू के बीच में ये जो पूरा एंगल दिख रहा है आप लोगों को रेड में, ये पी और क्यू, ये थीटा है और ये एंगल है अल्फा। तो हम यहाँ लिख लेते अल्फा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर आर। तो ये आंसर था हमारा। tan अल्फा इज इक्वल्स टू क्यू साइन थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। तो दिस इज द आंसर फॉर रिजल्टेंट एंगल डायरेक्शन के लिए। तो अल्फा निकालना है तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहां लिख देता। सो अल्फा कैन बी रिटर्न एज, उधर जाएगा tan, तो tan इनवर्स बन जाएगा और q साइन थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा, ये आंसर भी लिख सकते हैं। tan को उधर कर देखो लिखा ना होगा। ठीक, तो ये हमारे फॉर्मूले भी हो गए, मैग्नीट्यूड भी निकल गया, डायरेक्शन भी निकल गया। तो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और ये एंगल याद रखो, थीटा इज द एंगल बिटवीन p एंड q एंड अल्फा इज द एंगल बिटवीन p एंड r। सेम फॉर्मूले ट्रायंगल के लिए भी लगेंगे, सिर्फ एंगल जो बताऊंगा वो ध्यान से देख लेना। पहले भी बताया है मैंने, तो फिर से पूरा मैथमेटिकल मेथड्स आप लोगों ने देख लेना है, उसमें भी मैंने ये सब एक्सप्लेन किया है कि पैरेललोग्राम भी ट्रायंगल है और ट्रायंगल ही पैरेललोग्राम है। तो देखो इतना नोट डाउन करो, फिर आगे चलो। स्टेटमेंट एक बार फिर से बता देता हूं। इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप are represented in magnitude and direction by the two adjacent side of a parallelogram starting from the same point, then the resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram starting from the same point. देखो नोट डाउन करो, ट्राइंगल लॉ लेते फिर। अब देखो ट्राइंगल लॉ ले लेते, इसी को कंटिन्यू करेंगे। ये और ये दोनों सेम डायरेक्शन में पैरेललोग्राम में, तो डेफिनेटली लेंथ भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉलिड बना लेते हैं और इसको लिख रहे हैं वेक्टर q। सेम है, इक्वल वेक्टर्स है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड। डेफिनेटली पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड सेम है, पैरेललोग्राम में तो डायरेक्शन भी सेम। तो इसको यहां से हटा दें। तो देखो पैरेललोग्राम से क्या बन गया, ट्राइंगल। अब वो थीटा एंगल, इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड करेंगे हम लोग, ठीक को समझो आगे। तो अब वो थीटा एंगल हमारा ये यहाँ पे था ना पहले ऐसे, ये थीटा था, ये और ये एंगल से करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये हटा देंगे। ये समझाया मैथमेटिकल मेथड्स में भी। तो ये है एंगल थीटा। तो है क्या, देखो बराबर, ये है हमारा वेक्टर p, ये है हमारा वेक्टर q, ये p ये q, इन दोनों के बीच में का एंगल थीटा, और p और r के बीच में का अल्फा सेम है। तो सेम फॉर्मूले ट्राइंगल के लिए भी अप्लाई होंगे, स्टेटमेंट खाली थोड़ा सा बदलेंगे हम लोग। तो यहां हम कर देंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फॉर्मूला ये सेम ही रहेगा, सिर्फ ट्राइंगल में याद रखना ये एंगल अल्फा है, ये एंगल आगे वाला हमको थीटा लेना है। ध्यान रखना ये जो एंगल है p और q के बीच में, ये एंगल हमारा थीटा रहेगा ट्राइंगल में। तो स्टेटमेंट आप लोगों को याद होगा ही, एक बार मैं बोलता आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है। ट्राइंगल में पैरेललोग्राम में फॉर्मूला यही लगेगा, मैग्नीट्यूड के लिए यही, डायरेक्शन के लिए यही एंगल्स है। हमें देखो थीटा इज एंगल बिटवीन p एंड q, ये p और ये q, दोनों के बीच में एंगल थीटा, p और r के बीच में एंगल अल्फा, तो सेम। तो पैरेललोग्राम में हम यहाँ का एंगल लेते, अब
ट्राइंगल रहा तो ये एंगल लेना। देखो, इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप, ठीक है, इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब पहली ऐसी है दूसरी ऐसी है, यानी ये यहां से शुरू होकर यहां खत्म हुई, वहीं से दूसरा वेक्टर शुरू हुआ और यहां खत्म हुआ, ठीक है। इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by the two sides of a triangle in order, by the two sides of a triangle in order, order में है, then the resultant is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle in opposite order, ठीक है। ऑर्डर में होता तो कैसे बनाते, इधर इधर और इधर ड्रॉ करते, पर हम अपोजिट ऑर्डर में ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे। तो ये देखो, फिर से बताता एक बार स्टेटमेंट नोट डाउन कर लो। ट्राइंगल लॉ में भी यही फॉर्मूले लगेंगे, तो ये भी ट्राइंगल लॉ में भी यही फॉर्मूले लिखना है। थीटा कौन सा है खाली वो थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। फिर से एक बार स्टेटमेंट सुन लो। इफ टू वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स हैं, इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन ऑर्डर, देखो ऑर्डर है ऐसा, ठीक है। Then the resultant is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle in opposite order. Same order होता तो हम कैसे बनाते, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड बना लेते हम लोग, पर हम लोग इधर बना रहे हैं इसलिए हम बोल रहे हैं हम अपोजिट ऑर्डर में ले रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं आप लोग और सेम फॉर्मूला लगेगा, ये डायरेक्शन के लिए, ये मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर क्वांटिटी है ना रिजल्टेंट, दो चीजें लगेंगी, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। देखिए फिर आगे चलते हैं। ट्राइंगल लॉ में स्टेटमेंट, यही डायग्राम और यही वापस से फॉर्मूले, तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल। ये एक बार हटा देते हैं यहाँ से इसको, देखो अब ध्यान देना, दिस इज वेक्टर P, दिस इज वेक्टर Q, अब कुछ तो भी नंबर दे दिए समझो, और ये है रिजल्टेंट R, ये एंगल दिया है हमारे को 30 डिग्री, तो ये याद रखना ये हमारा थीटा नहीं है, ये हमारा अल्फा है, देख लो एक बार, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, यहां जो एंगल मिलेगा, सपोज यहां मिला है 60 डिग्री, तो तब हम लेंगे थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये याद रखना, एक वेक्टर P है, ये वेक्टर Q है, ये रिजल्टेंट है, ये बनाया ही नहीं है सब जो अभी हमने 30 डिग्री पे बनाने का ही, ठीक है, बना लेंगे बाद में। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये थीटा, वो हमारा एंगल थीटा है। ये जो एंगल रहेगा यहाँ पे 30 लिखा है तो ये 30 है, पर ये एंगल हमारा थीटा रहेगा 60 फॉर्मूले पे। तो ये थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि जब मैं पैरेललोग्राम बनाऊंगा ये ऐसे, तो ये एंगल यहां ड्रॉ करेंगे पूरा, तो ये पूरा 60 हो जाएगा, समझ में आ रहा ना। तो जब ट्राइंगल लेंगे तो मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों गिवन है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा थीटा है, ये थीटा है। तो जब हम फॉर्मूला लिखेंगे r = p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस ट्वाइस pq cos थीटा, तो ये जो थीटा है वो हम ये लेंगे 60, ये वाला एंगल थीटा। तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना है, बस वो अगर पता है कि थीटा ट्राइंगल में कौन सा लेना है, पैरेललोग्राम में तो प्रॉब्लम नहीं है, पैरेललोग्राम में तो सीधा सीधा हम ऐसे रखेंगे, ये वेक्टर p, ये वेक्टर q, ये हमारा रिजल्ट है, ये जो पूरा एंगल है p और q के बीच में ये हमारा थीटा है। इसको आगे एक्सटेंड करो तो ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये 60 है, ये भी 60 रहेगा, ये अल्फा रहेगा, ये थोड़ा सा सिर्फ न्यूमेरिकल जब आए सामने तो थोड़ा सा ध्यान, ठीक है, देख लेंगे।
तो इसके स्पेशल केसेस बता देता हूँ दोनों के। फिर पॉलीगॉन लॉ आप लोगों ने देख लेना है, इतना होमवर्क है पॉलीगॉन लॉ, और पॉलीगॉन लॉ का स्टेटमेंट लिख लेना है आप लोग। और नहीं मिले तो फिर आप वीडियो में देख लेना मैथमेटिकल मेथड जो है। तो पॉलीगॉन लॉ आप लोगों को लिखना है, होमवर्क है, ठीक है। उसका सिर्फ स्टेटमेंट ही है, और उसमें भी फॉर्मूले यही लगते हैं, उसमें भी मैंने समझाया आप लोग को ट्रायंगल ही बनते हैं, तो वो देखेंगे। 3 स्पेशल केस, थीटा लेंगे फर्स्ट केस में 0, सेकेंड केस में लेंगे हम लोग 180 डिग्री, और थर्ड केस में हम लोग लेंगे 90 डिग्री। कुछ भी हो सकता, हम 2-3 स्पेशल केसेस बता देते हैं। मान लो ये है हमारा फर्स्ट वेक्टर, दिस इज वेक्टर P, ये है हमारा सेकेंड वेक्टर, दिस इज वेक्टर Q। मान लो एक कार है जो खराब हो गई, एक फोर्स ये लगा रहे हैं, दूसरा भी फोर्स वही डायरेक्शन में है, तो अगर एक की वैल्यू 4 है और एक की वैल्यू 3 है, तो डेफिनेटली रिजल्टेंट हम सेम डायरेक्शन में है, तो क्या कर देंगे ऐड, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 7। ये तो हमारे को पता है कि दो लोग फोर्स लगा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, एक लगा रहा 3 न्यूटन, एक लगा रहा 4 न्यूटन, तो रिजल्टेंट फोर्स इस गाड़ी पे कितना हो जाएगा 7 न्यूटन। ये तो एग्जांपल पहले भी समझाया ना, तो वो अब हमारे फॉर्मूले के हिसाब से आते क्या देखते हैं हम लोग। तो ये हटा देते हैं, तो फॉर्मूला हमारा क्या था, r is equals to under root of p square plus q square plus twice pq cos theta। अब दो वेक्टर चाहे ट्रायंगल बना रहे हो नहीं बना रहे हो, कोई भी डायरेक्शन में हो, आप ये फॉर्मूले से रिजल्टेंट का आंसर निकाल सकते हैं। अब ये तो ओरली भी अपने को पता है कि सेम डायरेक्शन में है, तो 4 + 3 7 आएगा ही। देखते इससे भी आता क्या। हाँ, सो इसको हटा देते हैं। सो r is equals to under root of p square plus q square plus twice pq cos 0, it is 1, cos 0 1। तो ये बचेगा हमारा under root of p square plus q square plus twice pq। This is the expansion of p plus q whole thing square, और पर वो रूट में है, इसका एक्सपेंशन करके देख लो, p square plus q square plus twice pq, ये एक्सपेंशन है, a plus b whole square, a square plus b square plus twice ab। इसको ऐसे लिखा तो रूट हट जाएगा, आंसर आ गया p प्लस, देखो आ गया, एडिशन कर दो डायरेक्ट, अगर सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं आप लोग। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। सेकेंड केस थीटा 180, यानी एक वेक्टर ये डायरेक्शन में है, दिस इज वेक्टर p, एक वेक्टर ये डायरेक्शन में है अपोजिट में, दिस इज वेक्टर q। अब फिर से अगर ये 4 है ये 3 है, तो समझो एक पुल कर रहा है इधर बाय फोर्स 4 और एक पुल कर रहा है इधर बाय फोर्स 3, तो रिजल्टेंट दोनों का माइनस करके निकालेंगे और आंसर ये आएगा 1। और कौन सी डायरेक्शन में आएगा, जो बड़ा वेक्टर है उसकी डायरेक्शन। यहाँ पे भी वही है, जो बड़ा वेक्टर है उसी की डायरेक्शन रहेगी, यहाँ पे भी जो बड़ा वेक्टर है उसी की डायरेक्शन रहेगी, याद रखना। तो यहाँ पे अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में रहे तो ऐड करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करेंगे सबट्रैक्ट। तो देखते हैं सबट्रैक्शन आता है क्या फॉर्मूले के हिसाब से। दिस इज वेक्टर p एंड दिस इज दिस इज p एंड दिस इज q। फॉर्मूला वही, r is equals to under root of p square plus q square plus twice pq cos 180। cos 180 is -1। ये भी मैंने आप लोगों को टेबल में बताया है जब हमने मैथमेटिकल मेथड या उसके बाद मैथ्स के जो 6-7 वीडियो लिए थे, उसमें cos 180 का आंसर बताया है, देख लेना -1। सो इट कैन बी रिटन एज p square plus q square माइनस सामने आ गया twice pq। सो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ रूट में डालेंगे p minus q होल स्क्वायर, जैसे ये है a minus b होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab, वही था। तो स्क्वायर और रूट हट जाएगा, p माइनस q, देखो आ गया सबट्रैक्शन। देख लो अब 90 डिग्री का भी ले लेते।
एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। सपोज दिस इज P, दिस इज Q। ये Q वेक्टर यहाँ पे भी हो सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ऐसे ट्राइंगल का ही बना लेते चलो Q। तो ये एंगल थीटा है 90, ठीक है। अभी इधर का भी 90 है, पर इधर का लेना है हम लोग को। थीटा इज 90 डिग्री। P और Q के बीच में 90 है, ये हमारा हो जाएगा रिजल्ट। सो वी कैन राइट R is equals to under root of P square plus Q square plus 0 cos theta, cos 90 is 0। सो ये हमारा 90 डिग्री वाले का फाइनल आंसर है। R is equals to under root of P square plus Q square। यानी अगर ये 4 है, ये 3 है, तो डेफिनेटली पाइथागोरस थ्योरम भी लगाएंगे तो ये आंसर 5 आएगा। इससे भी लगाएंगे तो वो आंसर 5 आएगा। तो ये मैंने डिस्प्लेसमेंट का समझाया था कि अपन 4 किलोमीटर गए डिस्प्लेसमेंट और इधर 3 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट है डायरेक्शन के साथ। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ सीधा जाऊँ तो कितना जाना पड़ेगा? 5। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ या ये फॉर्मूला लगाओ, आंसर विल बी सेम। देखिए फिर 3 कैसे याद रखो। एंगल कुछ भी हो सकता, 120 हो सकता, 60, 120 का मैंने बताया है। अगर सेम रहे तो सेम ही आएगा, देखते हो। तो अब एंगल कुछ भी रहे, आप ये फॉर्मूले में प्रॉपर एंगल डाल देंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। अब इनमें तो डायरेक्शन हमारे को पता ही है, जो बड़ा वेक्टर है उसी की डायरेक्शन रहेगी, तो अल्फा का आंसर 0 ही आएगा। रिजल्टेंट सेम इसी की डायरेक्शन में आएगा, P के, ठीक है। इसमें निकाल लेते हैं 90 डिग्री वाले में। सो ये तो हो गया हमारा मैग्नीट्यूड, ये है हमारा डायरेक्शन अल्फा, ये रिजल्टेंट है हमारा, ठीक है। अल्फा की डायरेक्शन निकालना। सो tan अल्फा is equals to Q sin theta upon P plus Q cos theta। बाकी दोनों केस में अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? 0, क्योंकि जिस डायरेक्शन में बड़ा वेक्टर है उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट भी आएगा, तो P की डायरेक्शन ही आएगी सेम, इसलिए अल्फा दोनों केस में 0 थे। यहां लिखा लेते हैं अल्फा कितना आएगा। सो tan अल्फा इट इज इक्वल्स टू, ये मैग्नीट्यूड होगा, ये डायरेक्शन निकालना, Q sin 90, थीटा की वैल्यू 90 है, डिवाइडेड बाय P प्लस Q cos 90। sin 90 is 1, cos 90 0, यानी ये टर्म 0 पर प्लस है, ये बचेगा P। सो वी कैन राइट tan अल्फा इज इक्वल्स टू Q अपॉन P, या अल्फा का आंसर लिखना चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स Q अपॉन P। ये याद रखना, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में काम आएगा। तो एक वेक्टर P है, एक वेक्टर Q है, अगर उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट का एंगल बनेगा tan इनवर्स Q अपॉन P। तो ये हमारे हो गए। तो होमवर्क है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट लिखना है, उसके फॉर्मूले देंगे ना, उसका कोई क्वेश्चन आएगा, जब आएगा तब देखेंगे, पर वो एक होमवर्क आप लोगों ने कर लेना है। इसके बाद हम लोग लेंगे वेक्टर सम, ये जो लिया हमने वेक्टर सम था। अब इसके बाद लेंगे वेक्टर डिफरेंस, और बाद में आएगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, फिर क्रॉस प्रोडक्ट एंड देन डॉट प्रोडक्ट, जो भी हो चुका है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैथमेटिकल मेथड्स आप लोगों ने पूरा देख लेना एक बार। फिर लास्ट टॉपिक जो है वो हमारा हुआ नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी में समझाऊंगा पूरा डिटेल में। तो ये हमारे वेक्टर लॉ हो गए एडिशन के। सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और हम लेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। फिर एक वीडियो सेपरेट बनाएंगे हम लोग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पे, एंड फाइनली हमारा रिलेटिव वेलोसिटी वाला एक वीडियो बनेगा, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नोट्स बनाते जाओ, ये हम कॉम्पिटिटिव के लिए ले रहे हैं इसलिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख रहे हैं हम लोग उसमें, तो आप लोगों ने नोट्स बनाते जाना है, ठीक है। और फिर से बोल रहा, मैथमेटिकल मेथड्स देख लो, अभी टाइम है तो सारे चैप्टर देख लो, और मैथमेटिकल मेथड्स देख के ये शुरू करना। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का भी फॉर्मूला हम डिराइव नहीं करेंगे, उसमें किया था, हम यहाँ अभी डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे। नोट्स बनाते जाओ, नोट डाउन करते जाना, और कॉम्पिटिटिव के लिए अलग से बुक बनाना। तो याद रखना ये सब अलग बुक में लिखना बेटा, कॉम्पिटिटिव के लिए एक अलग से बुक बना लो, क्योंकि हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखेंगे उसमें,
और फिर हम उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो अलग से बुक्स बना लो और जैसे बता रहा हूँ वैसे डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट जो भी बता रहे हैं वो लिखते जाओ। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है ये चैप्टर में, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, पर कुछ चैप्टर ऐसे आएंगे जहाँ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रहेगा, टेक्स्ट बुक से आगे जाना पड़ेगा, तो तब देखेंगे। पर याद रखना ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कोई क्वांटिटी डिफाइन करेंगे तो हम उसको या तो स्केलर बोलेंगे या वेक्टर बोलेंगे। जब हम उसको वेक्टर बोलेंगे तो ये चैप्टर के सारे रूल्स उसमें अप्लाई होंगे। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में ये काम आने वाला है। तो देख लो, नोट डाउन करते जाओ साथ साथ।